आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। इस विशेष व्याख्यात्मक प्रस्तुति में हम एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा को समझने जा रहे हैं जो महज एक कहानी नहीं बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण आंदोलन है। एक ऐसी छोटी सी चिंगारी जो आगे चलकर एक प्रचंड ज्वाला में बदल गई। 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले केवल एक नाम भर नहीं है, वे भारतीय समाज के सबसे कठोर और रूढ़िवादी नियमों को अपने पैरों तले रौंदने वाले अदम्य साहस का जीता जागता प्रतीक हैं। सच मानिए, उनका ये संघर्ष कोई फूलों की सेज नहीं था। ये शिक्षा की एक ऐसी महाक्रांति थी जिसने एक साधारण माली परिवार की बेटी के हाथों में ज्ञान की मशाल थमाकर सदियों पुराने अंधकार को सीधी चुनौती दी थी। जरा उनके इस विचार पर गहराई से गौर कीजिए। तत्कालीन समाज की मानसिकता पर यह एक सीधा और अचूक प्रहार है। मैं किताबों से डरती नहीं, उस सोच से डरती हूं जो सोचने से रोकती है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक वैचारिक अस्त्र है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सावित्रीबाई का युद्ध केवल अक्षर ज्ञान हासिल करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी असली लड़ाई उस दम घोंटू रूढ़िवादी सोच के खिलाफ थी जिसने एक इंसान को इंसान की तरह सोचने समझने के अधिकार से ही वंचित कर दिया था। भाग एक ऐतिहासिक संघर्ष का आरंभ और 1831 का रूढ़िवादी समाज। आइए जरा उस दौर की कल्पना करें जब इस ऐतिहासिक संघर्ष की नींव रखी गई। 19वीं सदी का वो भारत, विशेषकर 1831 का वो समाज जहां अज्ञानता की बहुत गहरी धुंध छाई हुई थी। ये वो समय था जब किसी भी परिवार में एक कन्या का जन्म होना ही अशुभ मान लिया जाता था, और अगर बात लड़कियों के पढ़ने लिखने की हो उसे तो पूरी तरह से अधर्म और पाप माना जाता था। बिल्कुल इसी अंधकारमय स्थिति के बीच 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक एक छोटे से गांव की मिट्टी में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। नायगांव से शुरू हुई ये असाधारण जीवन यात्रा 1848 में पुणे के भीतर प्रथम विद्यालय की स्थापना तक पहुंचती है और अंततः 1897 में निस्वार्थ सेवा करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान पर जाकर विराम लेती है। तत्कालीन समाज और सावित्रीबाई के विचारों के बीच का विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला था। एक तरफ समाज के कठोर और भेदभाव से भरे नियम थे, जहां कुछ जातियों को शूद्र कहकर तिरस्कृत किया जाता था, उनके लिए मंदिरों के दरवाजे पूरी तरह बंद थे और शिक्षा पर सख्त पाबंदी थी। वहीं दूसरी तरफ बचपन से ही सावित्रीबाई के मन में उठने वाले अत्यंत तार्किक और तीखे सवाल थे। वो बेझिझक पूछती थीं कि यदि ईश्वर सबका है तो हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते? अगर मेरे पास मस्तिष्क है, मैं सोच सकती हूं, तो मैं पढ़ क्यों नहीं सकती? जाहिर है, उनकी ये तार्किक सोच उस दौर के समाज को बहुत असहज कर देती थी। भाग 2, शिक्षा बनी क्रांति का हथियार और ज्योतिराव फुले का साथ। उस समय की कुप्रथाओं की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विवाह के समय सावित्रीबाई की आयु मात्र 9 वर्ष थी और ज्योतिराव फुले केवल 13 वर्ष के थे। बाल विवाह की ये कुप्रथा उस समाज का एक कड़वा सच थी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिराव स्वयं एक विद्रोही सोच वाले युवक थे। उन्होंने जाति और धर्म की इन बेड़ियों को तोड़ने की ठान रखी थी। जब उन्होंने सावित्रीबाई के भीतर कुछ नया सीखने की वो अदम्य इच्छा देखी तो उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी संकल्प लिया। उन्होंने सावित्रीबाई से कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि एक दिन तुम दूसरों को भी पढ़ाओगी। जरा उनके उस संघर्ष की कल्पना कीजिए। दिन भर खेतों में कड़ी धूप में पसीना बहाना और फिर रात को एक छोटे से तेल के दिए की मध्यम रोशनी के नीचे बैठकर वर्णमाला का ज्ञान अर्जित करना। ये वो समय था जब महिलाएं शिक्षा के नाम से ही खौफ खाती थीं, और वहीं सावित्रीबाई उसी शिक्षा को अपना सबसे शक्तिशाली सामाजिक हथियार बना रही थीं। उनकी ये अद्भुत लगन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने के लिए ही बनी थी। भाग 3, प्रबल विरोध, अडिग हौसला और पुणे में उठाया गया ऐतिहासिक कदम। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने समाज को बदलने की दिशा में अपने जीवन का सबसे साहसिक कदम उठाया। 1848 ये वर्ष भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसी वर्ष सावित्रीबाई फुले ने पुणे में भारत के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की। सोचिए, इस एक कदम ने उस समय के रूढ़िवादी समाज की जड़ों में कैसा भूचाल ला दिया होगा। पूरे समाज में कोहराम मच गया। उस वक्त लोगों की मानसिकता ये थी कि यदि महिलाएं पढ़ेंगी तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा और संपूर्ण सामाजिक ढांचा ही ढह जाएगा। अब यहां एक बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा होता है, क्या समाज का यह हिंसक और क्रूर विरोध उनके द्वारा जलाई गई उस ज्ञान की मशाल को बुझा पाया? जब सावित्रीबाई हर सुबह घर से बालिकाओं को पढ़ाने के लिए निकलती थीं तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गोबर उछालते थे और भद्दी गालियां बरसाते थे। जिस मार्ग से ज्ञान का प्रकाश फैलना था उसे समाज ने घृणा और अपमान से भर दिया था।
लेकिन क्या वो इन सबसे डरी? बिल्कुल नहीं। इतने हिंसक विरोध के बावजूद हार ना मानने के उनके हौसले को 2 साड़ियों का यह मार्मिक प्रसंग पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, बल्कि एक अद्भुत उपाय निकाला। वो अपने साथ रोज 2 साड़ियां लेकर चलती थीं। एक साड़ी वो पहनकर घर से निकलती थीं, जो रास्ते में फेंके गए गोबर और कीचड़ से पूरी तरह सन जाती थी, और दूसरी साड़ी वो विद्यालय पहुंचकर बदल लेती थी ताकि बच्चों को पूरी स्वच्छता के साथ पढ़ा सकें। ये महज कपड़े बदलने की बात नहीं थी, ये समाज की गंदगी को दरकिनारे कर अपने कर्तव्य के पथ पर निडर होकर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संकल्प था। भाग 4, समाज सुधार के व्यापक कदम और शोषितों की आवाज। सावित्रीबाई के भीतर असीमित करुणा और भयंकर क्रांति दोनों एक साथ वास करती थी। उनका यह युद्ध केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने समाज द्वारा तिरस्कृत कर दी गई विधवाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय का निर्माण किया। एक अत्यंत हृदय विदारक घटना का जिक्र यहाँ जरूरी है। जब एक विधवा स्त्री का शोषण हुआ और वह गर्भवती हो गई, तो समाज ने उसे पत्थर मारकर जान से मारने का फैसला सुना दिया था। ऐसे भयंकर समय में सावित्रीबाई ने आगे आकर उसे अपने आश्रय में शरण दी। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो समाज के तानों का निडरता से सामना करते हुए उन्होंने कहा, इस बच्चे की मां मैं हूं। उन्होंने उस बच्चे का नाम यशवंतराव रखा और उसे अपनाकर एक कुशल चिकित्सक बनाया। इतिहास की ये पहली ऐसी घटना थी जब एक तथाकथित शूद्र दंपत्ति ने न केवल एक अनाथ बच्चे को पाला, बल्कि उसे उसी समाज का इलाज करने वाला चिकित्सक बना दिया जिसने उसे धुतकार दिया था। सामाजिक सुधारों के साथ साथ उनका वैचारिक युद्ध भी एकदम प्रखर था। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने ब्राह्मणवादी सत्ता और जाति धर्म पर आधारित भेदभाव के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की इस ऊंच नीच की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ना था। उनकी सभाओं में हर जाति के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब ईश्वर न कोई जात देखता है न धर्म, तो इंसान को बांटने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसके अलावा वो शब्दों की भी एक महान योद्धा थीं। काव्य फूले और 52 कशी सुबोध रत्नमाला जैसी उनकी रचनाएं स्त्रियों की चेतना को झकझोरने का एक बेहद अद्भुत प्रयास थीं। उनकी ओजस्वी लेखनी की शक्ति को इस एक पंक्ति में साफ महसूस किया जा सकता है, उठ स्त्री जाग विचार कर, तू जगदम्बा की शक्ति है क्यों डर। ये कविता हर उस व्यक्ति के लिए एक सीधी चुनौती थी जो ये मानता था कि महिलाएं सोच विचार नहीं कर सकती। उनके इन्हीं क्रांतिकारी कदमों और बेबाक विचारों के कारण उन्हें बार बार पुणे शहर से बाहर निकाल देने और जान से मारने की धमकियां तक मिलीं। लेकिन उनके अदम्य साहस को देखिए, उन्होंने डटकर जवाब दिया कि यदि तुम मुझे मार भी दोगे तो मेरी कविताएं इस समाज से बोलेंगी। भाग 5, अंतिम सांस तक निस्वार्थ सेवा और 1897 की भयंकर महामारी। 1897 में जब पुणे शहर में खौफनाक और जानलेवा प्लेग महामारी ने दस्तक दी और बड़े बड़े चिकित्सक भी डरकर भाग गए थे, तब 66 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई स्वयं मैदान में उतर आईं। ये एक ऐसा खौफनाक मंजर था जहां लोग अपने ही बीमार परिजनों को घर से बाहर निकालकर फेंक रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने तुरंत पीड़ितों के लिए एक विशेष सेवा केंद्र खोला। उनका निस्वार्थ सेवा भाव इस हद तक था कि एक दिन वो एक अछूत समझे जाने वाले बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर उपचार के लिए अस्पताल ले आईं। लोगों को बचाने के इसी अथक प्रयास के दौरान वो स्वयं भी इस भयंकर महामारी से संक्रमित हो गई। 10 मार्च 1897 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन मृत्युशैया पर भी उनके होठों पर जो आखिरी शब्द थे वे उनके संपूर्ण जीवन का सार प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा था, अगर मैंने एक जान भी बचाई तो मेरी मृत्यु सार्थक है। इन शब्दों का गहरा अर्थ हमें ये बताता है कि उनका पूरा जीवन अपने अंतिम सांस तक केवल दूसरों को जीवन दान देने और उन्हें अंधकार से बाहर निकालने के लिए ही समर्पित था। भाग 6, आज भी गूंजती अमर विरासत और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता। इस व्याख्यात्मक प्रस्तुति के अंत में हमें ये समझना होगा कि उनकी असली विरासत केवल इतिहास के किताबों के पन्नों तक सीमित बिल्कुल नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में हजारों विद्यालय, विश्वविद्यालय और संस्थान उनके नाम पर चल रहे हैं। जब भी कोई बच्ची पीठ पर बस्ता लादे विद्यालय जाती दिखती है, जब भी कोई तिरस्कृत व्यक्ति सिर उठाकर सम्मान के साथ जीता है और जब भी अन्याय के खिलाफ कोई आवाज बुलंद होती है, तो समझ लीजिए कि सावित्रीबाई फूले की वह ज्वाला आज भी धधक रही है। वे केवल एक नाम नहीं है, बल्कि बदलाव की एक ऐसी लहर है जो ना कभी रुकी है और ना ही कभी रुकेगी। तो अंत में स्वयं से यह प्रश्न अवश्य पूछिएगा, क्या उनके द्वारा जलाई गई ज्ञान और न्याय की इस मशाल को हम अपने भीतर और इस समाज में उतनी ही प्रखरता से आगे बढ़ा रहे हैं? इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।